topic is chromatography. Actually, chromatography is also a basic technique, is also a analyzing technique, distribution technique, separation technique. इन पैरामीटर्स पे हम इसको डिस्कस करते हैं. अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ चलें तो एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, क्रोमो और दूसरा जो वर्ड है दैट इज ग्राफिक. ये इन दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है. अब क्रोमो का मतलब जो है दैट इज कलर और ग्राफिक मीन राइटिंग, कलर राइटिंग. इसका अगर हम इसके वर्ड्स की तरफ जाएं, अगर हम इसके लफ्ज़ी मीनिंग्स की तरफ जाएं, एक और वर्ड भी हम इसके लिए यूज कर रहे होते हैं, क्रोमाटोज भी हम लफ्ज यूज कर रहे होते हैं. एक ही वर्ड क्रोमाटोज यूज किया जाता है, दैट मीन्स आल्सो कलर राइटिंग. असल में जो क्रोमेटोग्राफी है इसकी आगे टाइप्स भी हैं, इसमें कुछ फेजेस भी हम इसमें अप्लाई करते हैं, सेपरेशन टेक्निक है और मुख्तलिफ डिटेल भी है इसकी. हम जस्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी तक लिमिटेड रहेंगे, बाकी हम एक दो नेम्स तो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. फिर एट द एंड हम इसके यूजेस की तरफ भी चले जाएंगे कि एप्लीकेशंस क्या है क्रोमेटोग्राफी की. अगर हम बेसिक पॉइंट पे जाएं तो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास दो तरह की है. ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है. एक हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. दूसरा हम ये कह रहे होते हैं दैट इज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो इसकी टाइप्स हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इसमें डिफरेंस पॉइंट कैसे लिखते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स इसमें जो हम एनालाइज करते हैं. इसमें पहला पॉइंट तो ये है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन अ प्रिंसिपल, based upon a principle. Which principle? Upon partition principle. That is partition principle. That is based. And this one is based upon adsorption principle. Adsorption principle. On the basis of principle, these are named as adsorption as well partition. फर्दर अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, जो हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है that is also named as liquid chromatography. Liquid chromatography, that is named as. And adsorption chromatography, that is also named as solid liquid chromatography. Solid liquid chromatography. एक और डिफरेंस हो गया, that is liquid and this one is solid liquid chromatography. जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है इसमें जो स्टेशनरी फेज है, फेजेस में आगे एक्सप्लेन करता हूं स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है. इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो सपोर्टेड होती है विद लिक्विड, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. और एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जब हम आते हैं तो इसमें जो स्टेशनरी फेज है दैट इज अ सॉलिड. So that is also named as solid liquid chromatography. That is another difference between partition and adsorption chromatography. अगर हम इनकी नेक्स्ट पॉइंट पे हैं, हम इनमें इनका एग्जांपल पुट करना चाहें कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल क्या होगी और एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल क्या होगी. तो पार्टीशन में हम ये कहते हैं कि इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसकी डिटेल भी हम अभी डिस्कस करेंगे. पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. एडसॉर्प्शन पे जब हम जाते हैं तो एडसॉर्प्शन में हम ये कहते हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसको TLC भी कहते हैं, TLC.
10-layer क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी इसमें हम लेके जा सकते हैं, पर हमारे बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब इस क्रोमेटोग्राफी में हमने एक फेज की बात की, स्टेशनरी फेज की यहाँ पे बात की। असल में फेजेस यहाँ पे दो तरह की होती हैं, मैं फेजेस की तरफ यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर इसमें भी हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। फेज एक मोबाइल फेज हम डिस्कस करते हैं, और दूसरा हम यहां पे डिस्कस कर रहे होते हैं स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। ये दो टर्म्स होते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूं, इसमें डिफरेंस भी हम लेते हैं। अगर हम इसके डिफरेंस की तरफ आए, एक हमारे पास मोबाइल फेज है और दूसरा हम यहां पे कह रहे हैं दैट इज स्टेशनरी फेज। ये दो डिफरेंट टर्म्स हमारे पास आ गई। मोबाइल जो चीज मूव करे, जो चीज हरकत करे, स्टेशनरी जो एक जगह पे फिक्स हो। ये एक बेसिक नेम्स हैं उनकी। पहला डिफरेंस यही हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, दैट इज अ फेज which moves over the stationary phase। जो स्टेशनरी फेज पे क्या करती है, मूव करती है। स्टेशनरी फेज एक्सपोर्ट होती है, ये उस पे मूव करती है। स्टेशनरी फेज क्या है, दैट प्रोवाइड अ सपोर्ट एंड फिक्स एट अ पोजीशन। एक तो फिक्स है और क्या करती है, प्रोवाइड करती है द सपोर्ट। किस चीज को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मोबाइल फेज को, टू मोबाइल फेज। ठीक हो गया। Stationary phase is fixed at a position and provide a support, and mobile phase that moves, वो move करती है stationary phase के point of view से, support के point of view से। ये एक difference यहाँ पे हो गया। दूसरे difference पे जब हम आते हैं, तो दूसरा difference इसमें ये है, जो हमारी mobile phase है, it might be liquid और गैस क्रोमेटोग्राफी हम पढ़ते हैं, उसमें गैस होती है जो मोबाइल फेज के तौर पे काम कर रही होती है। और जो स्टेशनरी फेज है, इट माइट बी सॉलिड और लिक्विड। ये सॉलिड भी हो सकती है और ये लिक्विड भी हो सकती है। वो गैस नहीं हो सकती, मोस्टली हम ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और ये सॉलिड नहीं हो सकती जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा ये दूसरा डिफरेंस हो गया मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अगर हम एग्जांपल कोट करें पेपर क्रोमेटोग्राफी की, पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट हमारे पास होंगे, सॉल्वेंट्स होंगे इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, दैट should be mobile phase। और जो पेपर खुद होगा, पेपर itself is a stationary phase, ये हमारा डिफरेंस हो गया यहाँ पे मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो फेजेस हो गए। स्टेशनरी फेज एक अपने पोजीशन पे फिक्स है, मोबाइल फेज उसके साथ साथ क्या करती है, फ्लो करती है। ये दो फेजेस हो गई, और ये दो हमारी क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हो गई यहाँ पे। फर्दर मैं प्रोसीजर की तरफ आता हूं, फिर मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की तरफ बाद में आऊंगा, फिर मैं रिटार्डेशन फैक्टर की तरफ भी आता हूं। पहले हम इसकी प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर क्रोमेटोग्राफी या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी हम कह सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू 3 कंपोनेंट्स, इनटू 3 टाइप्स। अगर हम मैकेनिज्म की बेस पे, प्रोसीजर की बेस पे देखें, तो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, और जो थर्ड वन है वो हमारे पास है रेडियल क्रोमेटोग्राफी।
रेडियल भी हम इसे कह रहे होते हैं, इसे हम सर्कुलर भी कह रहे होते हैं। ये हमारी जो टाइप्स हैं, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी असेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, डिसेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम रेडियल या सर्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये आधा बेसिस ऑफ मैकेनिज्म है ये तीन टाइप्स। जो डिटेल हमारे यहाँ पे हमने जाना है वो असेंडिंग में जाना है। मैं डिसेंडिंग और सर्कुलर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, डिसेंडिंग क्या होगी और सर्कुलर क्या होगी। मैं इसमें हर एक डिटेल में आप यहाँ पे देखते हैं। अगर हम असेंडिंग की बात करें तो हम एक पेपर लेते हैं, ये हमारे पास एक पेपर है, ये बाद में इसको जो है वो क्रोमेटोग्राम का नेम भी दे रहे होते हैं। हमने क्या किया, ये मैं पहले मैकेनिज्म दे रहा, हमने एक पेपर ले लिया और पेपर पे हमने नीचे तकरीबन 2 सेंटीमीटर लाइन छोड़ के हमने लेड पेंसिल से वहां पे एक लाइन लगा देनी है। ये हमने एक लेड पेंसिल से यहां पे एक लाइन मार्क कर दी, एक मार्क कर दिया हमने इसको। इस मार्क पे हम क्या करते हैं, अपने मिक्सचर की यहां पे स्पॉटिंग करते हैं। जो भी मिक्सचर हमारा होता है हम उसकी यहां पे स्पॉटिंग करते हैं, उसको हम स्पॉट लगाते हैं। हमने स्पॉटिंग करा दी यहां पे, मैं साथ साथ उसके पॉइंट्स बनाता जा रहा हूं। जैसे हमने स्पॉटिंग करा दी, फिर उस स्पॉटिंग को हमने क्या करना है, ड्राई होने देना है। कुछ 1 मिनट में या कुछ टाइम में उसने ड्राई हो जाना है वहीं पे। फिर उसी पेपर को हमने उठाना है और हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक में, क्रोमेटोग्राफिक टैंक जो होगा उसमें हम उसे, जिसमें सॉल्वेंट भी मौजूद होगा, दैट शुड बी विद सॉल्वेंट्स, या हम उसे मोबाइल फेज भी कह रहे होते हैं, इसके साथ वो पेन होगा, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। जैसे कि ये अगर मेरे पास सॉल्वेंट है, ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, इसमें ये मेरे पास यहाँ पे सॉल्वेंट मौजूद है। अब यहां पे हमने एक बात का ख्याल करना है कि हमारा पेपर उस सॉल्वेंट में डिप होना चाहिए, पेपर सॉल्वेंट में डिप होना चाहिए। जैसा कि ये रेड से पेपर सॉल्वेंट में डिप हो गया, लेकिन इतना डिप होना चाहिए कि ये हमारे स्पॉट उसमें ना जाए, स्पॉट हमारे ऊपर रहे, स्पॉट उसके अंदर ना डिप हो, लेकिन पेपर का कुछ हिस्सा उसके अंदर डिप भी होना चाहिए। जैसे हम इसको हैंग कर देंगे, यहां से क्लिप के जरिए हमने इसको हैंग कर दिया, लटका दिया वहां पे। विद पैसेज ऑफ टाइम ये सॉल्वेंट, जिसको हम मोबाइल फेज कह रहे हैं, ये ऊपर फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे फ्लो करेगा वो इन स्पॉट्स को भी अपने साथ क्या कराएगा, फ्लो कराएगा। जितनी उसके साथ अफिनिटी होगी, जितनी उसके साथ अट्रैक्शन होगी, अगर अफिनिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा आगे तक उसको फ्लो कराएगा। अगर अफिनिटी नहीं होगी तो फिर जहां तक वो उसको फ्लो करा सकता होगा उसको फ्लो कराएगा। ठीक है, मोबाइल फेज हमारे स्पॉट्स को क्या कर रही है, ऊपर लेके चल रही है, उसको अपने साथ फ्लो कराएगी। जब तक तकरीबन 3/4, सपोज यहां तक सॉल्वेंट आ गया, हम सॉल्वेंट को क्या, हम इस पेपर को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सपोज यहां तक सॉल्वेंट मूव कर गया, हमने पेपर को रिमूव कर लिया, अलहदा कर लिया। जब हमने पेपर को अलहदा कर लिया तो उस पेपर को अलहदा करके, अब मैं उसको सिर्फ पेपर उसको ड्रा करते हैं, मैं सिर्फ पेपर की ही आप यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे पास जो है वो बेस लाइन थी और ये हमारे पास वो सॉल्वेंट फ्रंट था, सॉल्वेंट फ्रंट जहां तक सॉल्वेंट मूव करके आया। अब अगर इसमें 2 कंपोनेंट थे, सपोज एक ए कंपोनेंट था वो यहां तक मूव करके आ गया, एक बी कंपोनेंट था वो यहां तक मूव करके आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ओवरऑल हम इसे कह रहे होते हैं दैट इज अ क्रोमेटोग्राम, दैट इज अ क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम हम इसे कह रहे हैं। ये हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट है, सॉल्वेंट फ्रंट जहां तक सॉल्वेंट मूव करके गया। सपोज ये डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस जो है इस बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक का जो डिस्टेंस है,
सपोज मैं ये कहता हूं कि ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, सपोज करते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है ये ए कंपोनेंट का डिस्टेंस है, इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है, और ये बी कंपोनेंट ने डिस्टेंस तय किया, ये सपोज हम कर लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है। ए ने 7 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, बी ने 4 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, और जो मोबाइल फेज है उसने सपोज 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, जो उसके सॉल्वेंट फ्रंट तक हम उसको ले गए। अब ये हमारे पास क्रोमेटोग्राम अलग हो गया, ये क्रोमेटोग्राम की फॉर्मेशन होगी या हमारा ये पेपर हो गया। अब यहीं से हम अपनी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। अब जब हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए, फिर हम एक टर्म की तरफ जाते हैं, और वो जो टर्म हमारे पास मौजूद है, वो टर्म है रिटार्डेशन फैक्टर। दैट इज रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर क्या चीज है? ऊपर हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट, दैट इज अ रेशियो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? ए कंपोनेंट या फिर बी कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ये एक रेशियो होगी रिटार्डेशन फैक्टर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसको हम डिफाइन भी इसी तरह से करते हैं, दैट इज अ रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। अगर हम रिटार्डेशन फैक्टर को यहां पे RF भी हम इसे लिखते हैं, RF अगर हम A का फाइंड आउट करें कितना होगा, RF अगर हम B का फाइंड आउट करें तो कितना होगा? A ने कितना डिस्टेंस तय किया 7 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना था 10, B ने कितना 4 सेंटीमीटर, टोटल कितना था 10, तो ये 0.7 रिटार्डेशन फैक्टर आएगा, ये 0.4 रिटार्डेशन फैक्टर आएगा। ए का जो रिटार्डेशन फैक्टर है वो 7.7 है, ज्यादा है। ए का ज्यादा क्यों है? बिकॉज ए वाज मोर इंटरेक्टेड विद मोबाइल फेज एज कंपेयर टू बी। जिसकी इंटरेक्शन मोबाइल फेज से जितनी ज्यादा होगी वो ज्यादा ट्रैवल करेगा, जिसकी जितनी कम होगी वो उतना कम ट्रैवल करेगा। ये है हमारा रिटार्डेशन फैक्टर जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। यहीं से मैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को भी एक्सप्लेन करता जाऊं। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो हमारा k से हम उसको जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। फिर मैं उसका रिलेशन भी यहां पे देता जाऊं। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एक रेशियो है, किस चीज की रेशियो है? अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। जैसा कि मैंने यहां पे कंपोनेंट को फ्लो करवाया, उसकी मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन क्या थी और स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन क्या थी। मोबाइल फेज के साथ कंपोनेंट जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना वो ज्यादा फ्लो कर जाएगा, आगे तो चला जाएगा ना। जितना कम इंटरेक्ट होगा उतना कम फ्लो करेगा। और यहां पे भी हमने ये कहा कि रिटार्डेशन फैक्टर उस कंपोनेंट का ज्यादा होता है जो ज्यादा फ्लो कर जाता है। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, इस डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और रिटार्डेशन फैक्टर का जो रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। RF and K, these are directly related to each other. अब मैंने दूसरी डिसेंडिंग की बात की थी और मैंने रेडियल की बात की थी, थोड़ा सा मैं उसको भी एक्सप्लेन करता जाऊं। ये जो असेंडिंग था, असेंडिंग का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करना। जो डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हम यहाँ पे ऊपर टैंक में यहाँ पे सॉल्वेंट भरते हैं, पेपर को हम ऐसे नीचे की तरफ लटका देते हैं, वो ऊपर से सॉल्वेंट नीचे की तरफ फ्लो करता है, दैट इज नेम्ड एज डिसेंडिंग। जो हमारे पास रेडियल क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम ये कहते हैं कि ऐसे हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में पेपर होता है, हम दरमियान में नीचे सॉल्वेंट हम फैक्ट्री में या किसी भी टैंक में उसको भर लेते हैं, हम एक्सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो दरमियान में सॉल्वेंट उस पे
वो फ्लो करता है, फिर वो हर तरफ ऐसे फैलना शुरू कर देता है, हर तरफ मूव करना शुरू कर देता है। सो दैट इज नेम्ड एज रेडियल क्रोमैटोग्राफी। एट द एंड हम ये कहते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, क्रोमैटोग्राफी के एप्लीकेशंस क्या हैं। इसकी एक एप्लीकेशन तो ये है कि ये सेपरेशन हम इससे करते हैं, मतलब ए और बी जैसे दो कंपोनेंट्स हैं उनके हमने सेपरेशन कर दिया। दूसरा ये कि इससे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, बात का हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब सपोज यहां पे हम स्टैंडर्ड्स लगा लेते हैं, फिर अपने मिक्सचर को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इस मिक्सचर में हमारा वो कंपोनेंट मौजूद है भी सही या नहीं है, तो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तीसरा इसमें ये होता है कि हम प्योरिफिकेशन भी करते हैं, दैट इज आल्सो प्योरिफिकेशन टेक्निक। जैसे कि हमारे पास कॉलम क्रोमैटोग्राफी है। कॉलम क्रोमैटोग्राफी मोस्टली जब हम रिसर्च में जाते हैं तो रिसर्च में हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, फिर हम उनको हर एक की अलग-अलग प्योरिफिकेशन करते हैं बाय कॉलम। कॉलम को हम लगाते हैं और हर एक की आरएफ वैल्यू पे हम उसको सेपरेट करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है वो इस क्रोमैटोग्राफी के बगैर बिल्कुल ऐसे है जैसा कि हम उसको प्योरीफाई ना कर सकें, ना होने के बराबर है। बट रिसर्च में जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे स्पेशली हम जा रहे होते हैं तो उसमें हमें कंपाउंड्स की जो है वो एक्सट्रैक्शन करना पड़ती है, हमें उसकी आइसोलेशन करना पड़ती है। ये इसकी यूजेज हो गया। मैं एट द एंड में इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। क्रोमैटोग्राफी है क्या? कलर राइटिंग दो तरह की है, पार्टीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और दो फेजेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये दो शॉर्ट कैसे नजर बनते हैं। प्रोसीजर हमने इसका डिस्कस किया कि कैसे कैसे हम इसको प्रोसीज करते हैं। क्रोमैटोग्राम आ गया, इसमें सॉल्वेंट फ्रंट, आरएफ वैल्यूज होगी, और एट द एंड हमारे पास क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को हमने रिलेट भी किया आरएफ वैल्यू के साथ, और लास्ट में हमारे पास क्या है? यूजेस इसके क्या है। ठीक है, ओके। ये हमारी क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है जो हम मोस्टली प्यूरिफिकेशन में अप्लाई कर रहे होते हैं। थैंक यू।